मेट्रोसेट नर्सिंग यूट्यूब चैनल है और मैं दिशांत आज आपके साथ मेट्रोस यूट्यूब चैनल पर बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माइक्रोबायोलॉजी, कौन सा चैप्टर? माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रोबायोलॉजी की जो हमारी यूनिट 1 है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते अपनी स्क्रीन पे करके आज की वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टस या हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की हमारी हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेट आई से, ह्यूमन आई से भी सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वे सब भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन cause disease in human and animal। हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, हमारी जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है किसको बोलते हैं? हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी अपनी स्टडी को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज क्योज करते हैं ह्यूमन और एनिमल्स में। दोबारा से देखो एक बार। माइक्रोबायोलॉजी सबसे पहला टॉपिक हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी है किस चीज की? ऑफ द माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी तो माइक्रोबायोलॉजी कहती है। अब क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? ये माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है कौन है? ये क्वेश्चन उठता है। तो देखते हैं, दैट इज जो कि द ऑर्गेनिज्म that cannot be seen in human naked eyes, जो इंसान की सिंपल आंखों से नहीं देखे जा सकते, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित तो है पर हम अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप बतला की नीड होगी। उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और उन सभी की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी। उन सब की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद है द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या पेड टर्म है। अब इसको समझते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी ना टू सोशली रिलेटेड हो रहा, जो कि है स्टडी ऑफ द दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी? जो स्टडी है डिजीज, किसमें? ह्यूमन और एनिमल, इंसान में या जानवर में, मनुष्य में या पशु में, जो भी बीमारी कोज करती है उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। द डिफरेंट डिवीजन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कैन बी लिस्टेड एज फॉलो। जो माइक्रोबायोलॉजी के डिफरेंट डिवीजन हुए हैं वो नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहली टर्म हमारी बैक्टीरियोलॉजी। क्या है? बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्टडी तो बैक्टीरियोलॉजी कहती है। जो बैक्टीरिया वो हमारे सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि सैल्मोनेला टाइफाई हो गया, इकोलाई हो गया। फिर हमारी दूसरी वाइलोलॉजी। वाइलोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस। किसकी स्टडी? वायरस की। तो ये भी हमारे इंट्रा सेलुलर पार्टिकल है, जैसे लेबीज
जो टीबी बाइट से फैलता, रोट बाइट, टैट बाइट, HIV, एस, पोलियो वायरस। इसके बाद हमारी माइट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ फंडाई, किसकी स्टडी? फंडाई की स्टडी तो हम माइट्रोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हमारी पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स की स्टडी, डिफरेंट पैरासाइट की स्टडी तो हम पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर होती है। इसमें हमारे प्रोटोजोआ, हेलमिंथेज वगैरह जैसे कि मलेरिया पैरासाइट, राउंडवॉर्म, ये सब इंक्लूड होते हैं। ये थी हमारी पैरासाइटोलॉजी। इसके बाद आता है हमारा डिस्कवरी इला। क्या था हमारा डिस्कवरी इला? इसमें हम पढ़ेंगे किसने माइक्रोबायोलॉजी में, किस माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने किस चीज की डिस्कवरी ली थी। तो सबसे पहले आते हैं हमारे रॉबर्ट हुक 1665 में। किसने? रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? हमारी सेल्टो डिस्कवर किया था, किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो यहाँ पे इस 8 लाइन में हमारी 2 चीजें ट्रेवल होगी, डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक। सेल और माइक्रोस्कोप दोनों की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, और इन्होंने लीड दी थी सेल थ्योरी। लीड करना मतलब प्रोवाइड करना, क्या? सेल थ्योरी प्रोवाइड की थी, जो कि स्टेट करती है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, जो कि हमें बताती है जो जितने भी लिविंग थिंग है वो सभी हमारी सेल से मिलके बनी है। टोस्टो माइक्रोस्कोप मिस डू बी सीन एज माइक्रोस्कोप लेट रिजोल्यूशन, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की कमी के कारण रिजोल्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ये सब इसने बताया है। यहाँ पे क्या क्या बता दिया रॉबर्ट हुक ने? हमारी डिस्कवरी हो रही है तो 8 मिनट। क्या क्या बताया रॉबर्ट हुक ने? हमारे रॉबर्ट हुक जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उसने 2 चीजें डिस्कवर की थी। थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करना। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने एक तो डिस्कवर किया था सेल, क्या? सेल। दूसरा किया था माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। SCOPE, माइक्रोस्कोप। 2 चीजें होगी। और तीसरी थी हमारी सेल थ्योरी। क्या बताया था सेल थ्योरी में? उन्होंने बताया था इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी की बॉडी सेल से मिलकर बनी है। क्या बताया था? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी है। जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 3 चीजों की डिस्कवरी की थी, सेल, माइक्रोस्कोप और सेल थ्योरी। इसके बाद देखते हैं हमारा जो अगला साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बताया। कौन थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहुट, एंटोनी वैन लीवेनहुट, जो कि साइंटिस्ट थे। उनकी लाइफ था हमारी 1632 से 1723। तो देखते हैं ये पहले पर्सन थे। वाट्स द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। इन्होंने पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था। किन्हें देखा था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को
टिस्टेटलू, मैग्नीफाइंग ग्लास टेटलू, तो जो तीनों ने खुद बनाया था। सेल्फ ट्रांसलेटेड माइक्रोस्कोप इन सर्टेन सैंपल लाइट द फाइबर, सेल्फ टूथ स्पार्टिन, सेल्फ फीटर सैंपल एंड लेन वाटर। तो हमारी जो मैग्नीफाइंग ग्लास टेटलू जो पहला माइक्रोस्कोप ट्रांसलेट किया था, किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनुट ने, और उसने पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसके मैग्नीफाइंग टेटलू देखा था। इसके बाद देखते हैं, ही नेम्ड देम एज डाइटन्स का नाम दिया था उसने इसे, क्यों दिया था वो भी देखते हैं। इन ड्यूचेट लैंग्वेज, जो उनकी लैंग्वेज थी, डच क्लॉथ मर्चेंट थे ना, तो ड्यूचेट लैंग्वेज का यूज करते थे। उसमें उसको हमें ट्रांसलेट ले इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उससे लॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड वेयर टाटा एनिमल टूलेट का नाम दिया उन्होंने एक प्रकार से इसको। और एनिमल टूलेट क्या होता है? एनिमल टूले मतलब स्मॉल पार्टिकल्स। इसके बाद आते हम अपने दूसरे इला पे, तो जो कि हमारा ट्रांजिशन इला। इसमें देखते हैं हम, द मैच्योरिटी ऑफ द ट्रांजिशन इला साइंटिस्ट proposed the most detailed theory of spontaneous generation। जो हमारी ट्रांजिशन इला है, इसमें मोस्टली साइंटिस्ट ने क्या दिया था? हमारी थ्योरी दी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे। बिकॉज ऑफ द ongoing intuition about the origin of the microorganism, the invisible living organism। जो ये इनविजिबल पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन के रिलेटेड बताया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे जॉन नीलडम 1731 to 1781, जो एक बीटा स्पॉटर थे। किस चीज के? स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थे। उन्होंने ट्राई किया था प्रूव करने था कि सेम थॉट सम डोमेस्टिकेशन ऑल्सो। उन्होंने जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है उसको प्रूव करने के लिए ट्राई किया था। उसके बाद आते हैं हमारे इटालियन साइंटिस्ट लाज़ारो स्पेल्जामिन, एक इटालियन साइंटिस्ट थे। बट इन्होंने थ्योरी फॉर लॉन्ग दी थी, बट लेटर भी तभी जो गोल्डन इरा की स्टार्टिंग हुई उस टाइम पे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो बिल्कुल ही गलत प्रूव कर दिया गया था। कोशिश हमारी जॉन नीलडन ने भी की थी और हमारे इटालियन साइंटिस्ट ने भी, पर गोल्डन इरा की स्टार्टिंग के टाइम पे इसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया गया था। अब चलते हम अपने गोल्डन इरा में। गोल्डन इरा में हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट आए लुइस पास्चर। कौन आए? लुइस पास्चर। जो ये लुइस पास्चर वाला क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेपर में ये जरूर पूछा जाता है, तो इसको स्किप मत करना। वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, WI, वेरी इम्पोर्टेंट। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो चलो अब देखते हैं इसको। गोल्डन इरा में माइक्रोबायोलॉजी की विद अब हमने ऊपर पढ़ा था। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज फाइनली प्रूव्ड अलोन। वो किसने ली थी? वो ली थी लुइस पास्चर ने। देखो, द गोल्डन इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिटेन विद द rejection of theory of spontaneous generation
विद डायरेक्ट एविडेंस बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने डायरेक्ट एविडेंस देते जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी उसको गलत साबित किया है। इसने जो एक्सपेरिमेंट था स्वेन-नेट का एक्सपेरिमेंट किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे उसको भी रिजेक्ट किया है। द मेजर वर्क एंड कंट्रीब्यूशन विद दिस पीरियड व्हाट जो लुईस पास्चर का मेजर वर्क था और कंट्रीब्यूशन था वो देखते अब। कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर इन माइक्रोबायोलॉजी। हम लुईस पास्चर को मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी बोलते हैं। फादर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। हमारे जो फादर है माइक्रोबायोलॉजी के, आपको ऑप्शन में मिल सकती है कोई भी 4 ऑप्शन आती है तो वहाँ पे जो हमारे मॉडर्न के पूछे गए हो जी किस चीज से मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के तो वो हमारे लुईस पास्चर और एंशियंट जो हमारी पुरानी माइक्रोबायोलॉजी थी एंशियंट माइक्रोबायोलॉजी के फादर को पूछा जाए तो वो कौन हो जी, वो थी हमारे एंटोनी साहब, जो हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहुड थे। एंटोनी वैन लीवेनहुड हुक, वो है हमारे एंशियंट के, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से माइक्रोस्कोप से पहली बार देखा था। तो एंशियंट माइक्रोबायोलॉजी के फादर होते एंटोनी वॉन लीवेनहुड और हमारी मॉडर्न की होती लुईस पास्चर। ये क्वेश्चन भूलना मत, पेपर में आ सकता है एमसीक्यू में भी। चल लेते हैं हम आगे की साइड। अब परपोज दिया था एनी डिजीज क्योस्ड बाय माइक्रोब्स इन एयर एंड नॉट बाय बैड एयर। जो वो हमारे लुईस पास्चर है, उन्होंने सबसे पहले परपोज दिया है कोई भी हमारी बीमारी है, कोई भी बीमारी है वो माइक्रोब्स की वजह से होती है जो कि हमारी हवा में वायु में प्रेजेंट होती है। इनडायरेक्टली बोलो या डायरेक्टली बोलो, उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में बताया था। इसके बाद उन्होंने जो फर्मेंटेशन प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है उनके बारे में बताया था। फिर उन्होंने स्टीम स्टीलाइजेशन autoclave hot air oven along with certain स्टेलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में भी हमारे लुईस पास्चर ने बताया था। फिर मिल्क एंड वाइन पास्चुलेशन मेथड भी उन्होंने दिया था, मिल्क और वाइन का पास्चुलाइजेशन मेथड। एंड क्लैश लैबिज क्लोरेला वैक्सीन भी इन्होंने बनाई थी। न्यूट्रिएंट यूज बाय हिम फर्स्ट टाइम इन टर्म न्यूट्रिएंट ब्लोट का उन्होंने यूज किया था पहली बार माइक्रोब लोट में। चलो एक बार फिर से कंट्रीब्यूशन पे ध्यान देते हैं। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुईस पास्चर, फर्मेंटेशन प्रिंसिपल लुईस पास्चर, स्टेलाइजेशन टेक्निक लुईस पास्चर, पास्चुलाइजेशन टेक्निक लुईस पास्चर, एनक्लेस वैक्सीन लुईस पास्चर, लैबिज वैक्सीन लुईस पास्चर, क्लोरेला वैक्सीन लुईस पास्चर, न्यूट्रिएंट प्लॉट इन माइक्रोबियल प्लॉट लुईस पास्चर। इसीलिए लुईस पास्चर को हम माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोलते जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था उन्होंने। इसके बाद हमारा जोहन टिंडर, उन्होंने जो हमारी टिंडलाइजेशन प्रोसेस है
उसको इंट्रोड्यूस किया था हमारी माइक्रोबायोलॉजी में। हमारी माइक्रोबायोलॉजी में एक नया टॉपिक टिंडलाइजेशन को ऐड दिया था और उन्होंने बताया था 3 सक्सेसिव डेज में ब्लॉथ कल्चर में 100 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए हम स्पोर को छोड़ दे तो वो कंप्लीटली किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे लोबर्ट ट्रोच। लोबर्ट ट्रोच को हम पैथोजन का डिस्टर्ब भी बोलते हैं। फादर ऑफ पैथोजन कौन हमारे? लोबर्ट ट्रोच। फादर ऑफ पैथोजन लोबर्ट ट्रोच। इन्फेक्शियस डिजीज ट्रोस्टर के जो थी ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा एंड क्लैंस, इन सभी को लोबर्ट ट्रोच ने डिस्कवर किया था। लॉ ऑफ हाइजीन, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, लोबर्ट ट्रोच ने बताया था। फिनोमिना ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन फिनोमिना किसने दिया था? लोबर्ट ट्रोच ने दिया था। लोबर्ट ट्रोच के पोस्टुलेट भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी बिल्कुल पढ़ते जाना है क्योंकि लुईस पास्चर टिटला इनका भी बहुत बड़ा हाथ था जिस चीज में? हमारी माइक्रोबायोलॉजी में। सॉलिड अडार मीडिया का यूज किसने दिया था? लोबर्ट ट्रोच ने। पावर प्लेट मेथड, लोबर्ट ट्रोच। न्यूट्रिएंट अडार, न्यूट्रिएंट प्लॉट फॉर कल्टिवेटिंग बैक्टीरिया, लोबर्ट ट्रोच। प्योर कल्चर टेक्निक फॉर बैक्टीरिया आइसोलेशन, कौन? लोबर्ट ट्रोच। हैंडलिंग ग्लोब टेक्निक, लोबर्ट ट्रोच। इसलिए टेस्टिंग करने के लिए बैक्टीरियल मोटिलिटी की लोबर्ट ट्रोच के पोस्टुलेट पढ़ते हैं। इज series of Schuyler step formulated experiment in order to relate its specific disease to a specific pathogenic microbes। उन्होंने बताया था एक स्पेसिफिक पैथोजन स्पेसिफिक डिजीज ही चूज करता है। फिर है एडवर्ड चिनर, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस किया था इंजेक्टेड स्पेसिमेन का। फिर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन, वो पेनिसिलिन नोटेटम उसको बनाया था। फिर है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमारी माइक्रोबायोलॉजी के। क्या माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर और एसेलुलर नॉन एज माइक्रोबायोलॉजी। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी चाहे वो मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है या एसेलुलर है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हमने पढ़ ली थी, मेडिकल इम्यूनोलॉजी प्रिंसिपल ये सब पढ़ लिया था। अब है हमारी डोमेन क्लासिफिकेशन जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किप करते हैं। फिर ये हमारे जो एक्स्ट्रा टॉपिक है इन्हें टच दे लिए ऐसे, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बुक में एक्स्ट्रा कंटेंट में। अब आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। सिंडर माइक्रोब always is responsible for specific disease। इसका मतलब इस लाइन में हमें बताया गया है एक सिंडर माइक्रोब हमेशा स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन को क्योज करता है। फिर दूसरे पे आइसोलेशन ऑफ द पर्टिकुलर माइक्रोब फ्रॉम द पर्टिकुलर होस्ट मस्ट बी पॉसिबल बाय यूजिंग द एसएफटी टेक्निक। हम माइक्रोब्स का जो लॉस होती है वो पर्टिकुलर होस्ट में मस्ट बी पॉसिबल एसएफटी टेक्निक। स्पाई था प्रॉपर ध्यान नहीं रखना, प्रॉपर स्पाई नहीं करना, अनहाइजीनिक एरिया में लॉस होती है। माइक्रोब आइसोलेटेड फ्रॉम द स्पेसिफिक प्योर कल्चर मस्ट क्योज द सेम डिजीज इन अ न्यू हेल्थी होस्ट।
एक नए हेल्दी होस्ट में जो हमारा स्पेसिफिक माइक्रोब है वो कल्चर के थ्रू ट्रैवल करता है। The isolation of the secondary microbe is from the particular host must also be possible by using the SFC technique। वही SFC टेक्निक के बारे में बताया यहाँ पे। अब चलते हम at importance and relevance of microbiology in nursing। The knowledge of the concept of microbiology, like the mode of transmission of infection, help a nurse to prevent infectious disease। इसमें बताया गया है यदि हमें पता होगा कि हमारे जो मोड है, किस चीज का मोड है ट्रांसमिशन का, किस चीज के किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिशन का मोड यदि हमें पता होगा तो हम उस माइक्रोब को, उस इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं। दूसरे में बताया गया है नॉलेज ऑफ द वेरियस कंसेप्ट अंडर ओसेप्सिस हेल्प टू मेंटेन अ स्टेराइल फील्ड इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी। जो हमारी नॉलेज है ओसेप्सिस और सेप्सिस से रिलेटेड, हमारी जो नॉलेज है अंडर एसेप्सिस हेल्प करती है वो हमें मेंटेन करने में स्टेराइल फील्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी में। अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिमेन इज मस्ट फॉर नर्स एंड द नॉलेज टू प्रोवाइड। जो स्पेसिमेन प्रोडक्शन करते हैं, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल या टिश्यू सैंपल, उनका अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर वे से प्रोडक्शन होना चाहिए। उसी के थ्रू एक नर्स माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर सकती है या माइक्रोबायोलॉजी में उसी की स्टडी करती है, क्योंकि प्रॉपर वे से सैंपल प्रोडक्शन के बाद ही हम प्रॉपर जो हमारी बैक्टीरिया उनका पता लगा सकते हैं, वो बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस जो भी कुछ है। अगले में बताया गया जो लाइट नॉलेज है किससे रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के, वो एक नर्स को इम्प्लीमेंटेशन करती है किस चीज में, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी के थ्रू उसमें इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब आती है इंपॉर्टेंट टर्म्स, एसिड फास्ट और टर्म रेफर टू बैक्टीरिया विच रिटेन एसिड फास्ट इन एवरी डिटलाइज, ये एसिड फास्ट स्टेन होता है। एडवर्ड इम्यूनिटी जो हमें टी विटामिन के इन्फेक्शन के थ्रू मिलती है। बायोप्सी सैंपल ऑफ टिश्यू डोनेशन, प्लॉट एक लिक्विड कल्चर है जिसमें अडाल नहीं होता। टेंडर चाल एक लाइटिन टेंडर होती है जो इंक्लोज होती है जाल के अंदर प्रोडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के। फिलहाल इसमें कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट with the help of chemical colony, visible appearance, important lemma like कर देता हूँ, visible appearance of microorganism of a solid medium, etiology study of the cause of disease, helminthids worms होते हैं, इनका आपको पता ही है। Reservoir is the habitat in which an pathogenic organism live, grow, multiply। Reservoir वो इंसान, पशु या वातावरण होता है जिसमें हमारा जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लेटा, ग्रो करता, मल्टीप्लाई करता है। थैंक यू। ये था हमारा आज का माइक्रोबायोलॉजी का सेशन यूनिट 1। जाने से पहले वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे अपनी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।